नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। अगर आपको एसएससी जीडी 2027 में सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे 100% स्कोर कर सकते हो, और जो बच्चा सिलेक्शन लेता है ज़्यादातर उन बच्चों का 100% स्कोर ही होता है। यानी कि कहा यह जा सकता है, आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जिसमें कट ऑफ हाई जा रही है तो मैथमेटिक्स में आपके पूरे नंबर आने चाहिए, और अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं कि जिसमें कट ऑफ कम जा रही है तो अगर आप मैथमेटिक्स में पूरा स्कोर कर लेते हो तो अदर सब्जेक्ट में आप कम स्कोर करते हो तो भी आपका चल जाएगा। यानी कि हमारा टारगेट मैथमेटिक्स में पूरा स्कोर करने का होना चाहिए, और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, बड़े ध्यान से आपको बात समझनी है कि मैथमेटिक्स में 40 नंबर हम कैसे ला सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हम मैथमेटिक्स तो सीखेंगे ही सीखेंगे, हम एसएससी जीडी में अपना 100% स्कोर भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें इन 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में 40 के 40 नंबर लाने के लिए। आप देख सकते हो, आपका पहला जो स्टेप है वो आपका कैलकुलेशन है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रोंग है तो आप देखोगे, आप क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम एक तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि आप फटाफट कैलकुलेट कर पा रहे हो, और दूसरा आप समय भी बचा पाओगे। दूसरी चीज, बेसिक आपका स्ट्रोंग होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि एसएससी जीडी में अगर हम बात करें 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आते हैं, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट बेसिक से ही सोल्व हो जाते हैं। यानी कि आपकी बेसिक अप्रोच, बेसिक नॉलेज, किसी भी कंसेप्ट के बारे में बेसिक चीजें आपको जानना, जैसे रेशो की कंपैरिजन कैसे होती है, जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, एवरेज सिंपल कैसे निकालते हैं, तो उस बेसिक की पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। 10 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। अब जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है आपको कंप्लीट सिलेबस करना। यानी कि आपको पहले कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर सभी टॉपिक के थोड़े थोड़े बेसिक आपको समझने हैं, और फिर आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और फिर चौथा स्टेप आता है प्रैक्टिस। अब इनको करना कैसे है, आपको इन बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम इन सब चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, आपको पहला स्टेप ये है कि कैलकुलेशन में आपको पहाड़े आने चाहिए। पहाड़े मतलब टेबल आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे मैं बोलूं कि आप मुझे 17 का पहाड़ा सुना दो, तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, ऐसे पढ़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं, पेपर में जब आएगा 17 का पहाड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 17 इंटू 5 आएगा। अब 17 इंटू 5 जो बच्चा एक सेकंड में बता सकता है 85, तो वो तो आपका समय बचा लेगा। लेकिन जो पहाड़ा पढ़ रहा होगा 17 कम 17 दूनी 34, 17 ते 51, उसको समय लगेगा। अब सबसे बड़ा खेल तो समय का ही है। और दूसरी चीज आपको मैं ये भी बता दूं, अगर एसएससी जीडी 2027 की अगर हम बात करें तो अब की बार हो सकता है कि आपका सेक्शनल टाइमर भी आ जाए, क्योंकि एसएससी के सभी एग्जाम में सेक्शनल टाइमर आ चुका है सिवाय एसएससी जीडी को छोड़कर। तो आपको इसके लिए ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको वर्ग आने चाहिए। देखो, पहले अगर मैं बात करूं कि आप 30 तक वर्क करते थे, 30 तक स्क्वायर याद करते थे तो काम चल जाता था। लेकिन अभी देखा गया है एसएससी जीडी 2026, मैंने एसएससी जीडी 2026 की सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन करा दिया है। जितने भी आपके टोटल 60 शिफ्ट हुई थी ना, उन सब का सॉल्यूशन मैंने करा दिया। टोटल 60 शिफ्ट हुई थी, और उन 60 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूट्यूब पे जाकर आप देखोगे, चैनल में प्लेलिस्ट है, आप जाकर उसको आराम से पढ़ लेना, सारी चीजें क्लियर कर लेना, और आप वहां पे पता चलेगा कि 1 से 30 तक के वर्ग याद करने से काम नहीं चल रहा मेरे भाई। 1 से 50 तक के वर्ग याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जगह देखा गया है 43 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ रहा है, 47 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ रहा है, 38 का स्क्वायर निकालना पड़ रहा है, यहां तक कि ये भी है कि 119 का स्क्वायर भी निकालना पड़ रहा है। चलो ठीक है, उनको तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ये याद होने चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। तो आप 50 तक का स्क्वायर याद करना। उसके बाद में हम घन की बात करें तो आप देखोगे 1 से 30 तक के घन आपको आने चाहिए। 1 से 30 तक के घन की मैं बात ये करूं कि जैसे कि 2025 में पेपर हुआ था, तो 2025 में पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछे गए थे। और मैंने ये बात भी आपको बोली थी कि 2026 में जब मैंने आपको मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक को टारगेट करे, तब मैंने बताया था कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टारगेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 2025 में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, तो 2026 में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और ये बात मैंने क्लियरली मेंशन की थी। 60 शिफ्ट में जाके देखोगे, एक भी शिफ्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात को मैं फिर बोल रहा हूं, 2027 में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि 2026 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो 2027 में आएगा। और 2027 में जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे जो परसेंटेज से फ्रैक्शन बनती है, उसमें 3 साल के क्वेश्चन में क्यूब करने से आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। तो क्यूब 30 तक के करना आप। तो ये पहला पार्ट होगा आपका कैलकुलेशन का। ये कैलकुलेशन आपको कंप्लीट
करनी है डेली। आपको 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट जितना आप समय दे सकते हो, इन कैलकुलेशन को आप अपना उतना समय देना और उतना ही पेपर आपका आसान होगा और मैथमेटिक्स सीखना आसान होगा। क्यों सीखना आसान होगा? जैसे ही आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होगा ना, उस टाइम टीचर तो कैलकुलेट फटाक से कर देगा। भाई कोई भी टेबल उसको पढ़नी पड़ी, है ना, 19 सतह उसको करना पड़ा, तो जैसे ही वो 19 सतह करेगा तो वो तो फटाक से लिख देगा। आप 19 सतह ढूंढते रहोगे कहां से आया। तो ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपको चीजें आसान लगनी स्टार्ट होगी। और आप देख सकते हो, कोई भी ऐसा बच्चा जिसका मैथमेटिक्स वीक है, वो अपने आप से खुद से पूछो, क्या उसको टेबल्स आती है, क्या उसको स्क्वायर आते हैं? तो मैथमेटिक्स से डरने की वजह भी क्या होती है? कैलकुलेशन ही होती है। जो बच्चा 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में मैथमेटिक्स छोड़ देता है ना, उसके डरने की वजह कैलकुलेशन ही होती है। तो पहले तो आपको इस कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके बाद में बेसिक को कवर करना है। अब देखो ये बेसिक क्या है, मैं आपको बोलना ये चाहता हूं, बेसिक वो पार्ट होता है जिसमें आप क्वेश्चन को विदाउट सॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग के हेल्प से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। जैसे एक यूनिट डिजिट हुआ, आप इस यूनिट डिजिट का यूज करके बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो। जैसा आपने देखा था 2026 में 2 क्वेश्चन आए थे आपके सिंप्लीफिकेशन के, पहले 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के थे। आप अगर उन 2 क्वेश्चन को देखोगे तो उनमें से मान लो अगर 120 क्वेश्चन आए थे ना, 120 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन ऐसे थे जो विदाउट कैलकुलेशन यूनिट डिजिट की हेल्प से सोल्व हो जा रहे थे। आपके ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट थी वो अलग अलग थी, यानी कि 110 क्वेश्चन आपके यूनिट डिजिट से सोल्व हो जा रहे थे। उसके बाद में आप देखोगे, ये तो पहले 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर आपको देखा होगा, मान लो कहीं आपको 123 और गुणा 73 करना था। अब इसको करने में आपको कम से कम 25-30 सेकंड तो लगेगी, लेकिन आपका ऑप्शन, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें इकाई का अंक 9 था। इकाई का अंक 9 था, तो आपको ये बात भी समझनी थी कि 3 गुणा 3 9 होता है और इकाई का अंक आपके जो भी आंसर आएगा उसमें 9 आएगा। अगर ऑप्शन में एक ही था तो फिर इसको कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं थी। एवरेज के जितने भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन इस यूनिट डिजिट से हो रहे थे। तो यूनिट डिजिट को समझना पड़ेगा कि किसी नंबर की कैलकुलेशन करते टाइम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो आपको इस यूनिट डिजिट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डिविजिबिलिटी रूल से ही सोल्व हो जा रहे थे, कि भाई आपने देखा था, मान लो मैंने बोला 13 संख्याओं का योग बताना है या 11 संख्याओं का योग बताना था, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता है, तो आप देख लो कि कौन से का अंकों का योग 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर एक का ही हो रहा है तो आंसर बता दो। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डिविजिबिलिटी रूल से सोल्व हो रहे थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डिजिटल सम से सोल्व हो रहे थे, यानी कि कैलकुलेशन तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन डिजिटल सम से हम अंकों के योग से अपना आंसर बता पा रहे थे कि ये वाला आंसर हमारा होगा। अब उसके बाद में ये 2 चीजें सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको अर्थमेटिक करना है तो आपको 2 चीजें आनी चाहिए। पहली चीज, आपको रेशो का बेसिक पार्ट आना चाहिए। दूसरी चीज, आपको रेशो की कंपैरिजन आनी चाहिए। आप परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज में फ्रैक्शन बनती है तो रेशो आता है। आप प्रॉफिट लॉस पढ़ो तो रेशो आता है। पार्टनरशिप पढ़ो तो रेशो आता है। मिक्सचर पढ़ो तो रेशो आता है। टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो रेशो आएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो रेशो आएगा। तो आपको ये जो रेशो टॉपिक है ना, और ये जो परसेंटेज टॉपिक है, ये इतने स्ट्रॉन्ग बनाने ले हैं। आप इन 2 टॉपिक को जब पहले कवर करोगे तो आपका पहला मोटिव ये होना चाहिए, जब ये टॉपिक हमारे खत्म होना, इनमें से आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, हम 100% इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो ही दूसरा टॉपिक आप इजीली सीख पाओगे, नहीं तो दूसरा टॉपिक आप इजीली नहीं सीख पाओगे। तो यहां पर आपको इन 2 टॉपिक को बड़े जबरदस्त तरीके से कवर करना है। ये बेसिक पार्ट में ही आपका आएगा। अब स्टेप 3 जो है वो है आपका, सबसे पहले आपको सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको क्या कंप्लीट करना है? सिलेबस। अब सिलेबस में भी कैसे कंप्लीट करना है? ऐसा नहीं करना कि मुंह उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा और हमारा तो हो गया सर सिलेबस कंप्लीट, अब क्या करें। नहीं, आपको पहले एक टॉपिक कंप्लीट करना है। मैंने वापस वही बात बोली, मान लो आपने रेशो पढ़ा, तो रेशो के जितने भी कंसेप्ट है वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। रेशो के आज तक जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए हो, और रेशो की जब भी आपने प्रैक्टिस की हो, आपने 100% स्कोर किया हो, तो मैं मानूंगा कि आपने रेशो कंप्लीट पढ़ लिया। अगर आप यहां पे 100% स्कोर नहीं कर पा रहे हो, एक तो आपने रेशो नहीं सीखा,
आप रेशो का ही क्वेश्चन नहीं कर सकते। दूसरी बात, जहां जहां रेशो यूज हो रहा है उन टॉपिक को आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो रेशो और परसेंटेज आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा आपने, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉस पढ़ा और छोड़ दिया, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, उसका रिवीजन करा, रिवीजन करने के बाद उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करे। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया और कौन सा कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा। आपको ये भी पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपने प्रैक्टिस करी और वापिस जब तक आपका 100% स्कोर ना आए ना, मतलब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 के 20 सही ना होना, तब तक मान लेना आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी आप मैथमेटिक्स में 100% स्कोर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे। अब रहा फोर्थ स्टेप। अब ये जो फोर्थ स्टेप है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने 3 स्टेप थे। आपको क्या करना है, अब इस फोर्थ स्टेप में आपको डेली टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना है। जब डेली टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दोगे या फिर आप मिक्स मॉक टेस्ट दोगे या फिर आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको एक बात पता चलेगी कि सर हम किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं। मान लो आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में फंसे, तो आप या तो उसको जाके देखो कि आपको वो पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है, या फिर अगर नहीं पढ़ाया गया है तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, एक छोटी सी कॉपी लो, उसमें उस टाइप का क्वेश्चन लिखो और उसका सॉल्यूशन लिख लो, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले तो आप उसमें ना फंसो, उसको 2 बार सोल्व करो। इससे क्या होगा, आपका हमेशा स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। डेली एक छोटा सा इंप्रूवमेंट अपने अंदर करोगे। मान लो अपने अंदर 1% भी सुधार करते हो ना, डेली 1% भी सुधार करते हो, डेली 1% की वृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल में होती है, आपको यह भी पता होना चाहिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी जल्दी 100% में बदलता है वो बहुत आसान कहानी है। तो आपको इस बात को समझना है कि आप अगर इसी तरीके से पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स सीख जाओगे और 100% स्कोर कर लोगे। अब कहानी ये आती है, सर पढ़े तो कहां से पढ़े, इसी तरीके से हमें कौन पढ़ा रहा होगा। मैं आपको बता दूं, आप जाके एसएससी जीडी का 2025 का फ्री का बैच देख लो, मैंने पूरा पढ़ाया था, उसमें देख लो। या आप एसएससी जीडी 2025-26 में जितने भी 60 शिफ्ट के क्वेश्चन हुए थे उन क्वेश्चन को जाकर देख लो, पढ़ाने का तरीका देख लो। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मैंने उसी तरीके से आपको कराए हैं। अब इसके लिए हम एक बैच लेकर आ रहे हैं। ये हमारा एसएससी जीडी का 2027 को टारगेट करने वाला बैच है। और जो ये बैच है, ये हमारा बैच टारगेट है टॉप 500 स्टूडेंट के लिए। यानी कि हम इसमें टॉप 500 स्टूडेंट की बात करेंगे, जो बच्चे सबसे पहले 500 एडमिशन लेंगे, हम उन्हीं की बात करेंगे। अब मैं टॉप 500 की बात क्यों कर रहा हूं, आप देखोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसे बच्चे भी है जो एक ही प्लेटफॉर्म पे 1 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, 3 साल पढ़ लिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। रीजन इसका सबसे बड़ा ये है कि जब लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक ही बैच में पढ़ रहे होते हैं, तो सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, लेकिन सबको पढ़ाया एक ही चीज जाती है, सबको पढ़ाया एक ही तरीके से जाता है। कभी उनसे बात नहीं की जाती, कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता बच्चा क्या गलती कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज होगी हमारी यहाँ पे, ये जो हमारा बैच होगा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा उस चीज से मैं आपको बता दूं। देखो 5 दिन आपकी लाइव क्लास होगी, 2 दिन आपके पास होगा, आप अपने क्लास नोट्स बनाओ, आप उन टॉपिक का रिवीजन करो, और सबसे बड़ी जो चीज होगी वो ये होगी, आपका जो संडे और सैटरडे होगा, इसमें आपको अगर कोई बहुत दिक्कत आ रही है तो आप फैकल्टी से बात कर सकते हो। जीएस में दिक्कत आ रही है तो जीएस वाली फैकल्टी से बात कर सकते हो, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश में इंग्लिश वाली फैकल्टी से बात कर सकते हो, मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आप को ये संडे जो सैटरडे मिलेगा ये आपके इंप्रूवमेंट के लिए होगा, और 5 दिन आपकी क्लास होगी। आपका सिलेबस जो है आपके एग्जाम से 1 महीना पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा, और इस 1 महीना पहले में ही आपका रिवीजन भी करा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या मिलेगा, आपको डेली 20 टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा मतलब ये है, जैसे मैथमेटिक्स में मैंने एक क्लास में 3 टाइप के या 4 टाइप के क्वेश्चन कराए, तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन की संख्या में आप देखोगे डेली 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका जो आपने सीखा उसको आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है,
उसके बाद में आपको जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जीएस का हो, उसके आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। ठीक है ना। मान लो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट तो ये मिलेगी। और जब तक मान लो आपका एक टॉपिक 6 दिन चला, 6 दिन चला तो 120 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। तो सोचो एक टॉपिक के 220 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये अलग से मिलेंगे। और टोटल 50 कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। यानी कि इतना सारा हम आपको देने वाले हैं। अगर आप इन चीजों को अच्छी तरीके से गाइडेंस के साथ आप फॉलो कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। आपको 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, 3 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार के में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्री वाले बैच से ही पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं, अब की बार बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है। तो आपके लिए तो यहां पर सारी चीजें आपको दी जाएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं या कोर्स हमारा परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारा स्मार्ट विंग्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप हमारी एप्लीकेशन एसएससी जो स्मार्ट विंग्स है उसको डाउनलोड कर लेना और उसमें अपने को आपको रजिस्टर करके बैच को परचेज कर लेना। एक बात और समझ लो बड़े ध्यान से, जो ये हमारा बैच है, इस बात को समझ लो, इसका प्राइज आपका 999 है। आप बोलोगे सर लोग बाग तो 399 भी दे रहे हैं, लोग बाग तो फ्री में भी दे रहे हैं। भाई क्या उस 399 से या कि उस फ्री वाले बैच से सिलेक्शन हो जाएगा आपका? अगर हो जाता तो वही प्लेटफॉर्म आपको 1500 रुपए में भी बैच बेच रहा है और वही प्लेटफॉर्म 300 में भी बैच बेच रहा है। ऐसा क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस रहा होगा ना, तभी तो वो इतना सस्ता किया होगा। तो आप इस बात को समझ लो कि आपको यहां पर जो ये बैच है, अगर आप इसमें 27 जुलाई से पहले आप इनरोल करते हो तो आपको इसका प्राइस 799 मिलने वाला है। आप अगर 27 जुलाई के बाद इसमें एनरोल करते हो तो इसका प्राइस 999 हो जाएगा। आपको 27 जुलाई से 27, 28, 29 3 दिन आपको YouTube पर फ्री में डेमो क्लास भी इसकी मिलेगी ताकि आप देख पाओ। और डेमो क्या क्या आप जैसे टीचर को आप जानते हो, जैसे मान लो मुझे जानते हो, मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, जाके देखो। जीएस वाले सर को देखना है, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, जाके देखो। हिंदी वाले को देखना है, उनकी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, जाके देखो। तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा कि ये टीचर्स कितना जबरदस्त आपको पढ़ाते हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।